ओके, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा आज का टॉपिक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कोई ब्रिज का नाम नहीं है। उसके नाम से तुम्हें लगता होगा व्हीट स्टोन ब्रिज गेहूं और पत्थर का बना हुआ कोई ब्रिज है, तो ऐसा नहीं है। या गेहूं में जो पत्थर निकलते हैं, कंकड़ निकलते हैं, उससे ब्रिज बन गया, ऐसा भी नहीं है। ये एक सर्किट का नाम है, किसी का नाम होगा व्हीट स्टोन, कोई होंगे मिस्टर व्हीट स्टोन, तो उन्हीं का बनाया हुआ ये सर्किट का आइडिया होगा। इसीलिए इस सर्किट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक सर्किट है, एक नेटवर्क है। तो इसमें सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि चार रेजिस्टर्स को अगर ऐसे रोम्बस फॉर्म में कनेक्ट किया जाए, इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करते रहना है सबको। तो ये चार रेजिस्टर्स हमारे हैं, R1, R2, R3, R4। तो चार रेजिस्टर्स को ऐसे रोम्बस फॉर्म में लगा लेते हैं, और ये जो डायगनल है AC डायगनल में एक सेल लगा दिया जाता है। एक सेल लगा दिया हमने, और जो दूसरा डायगनल बचा BD डायगनल, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और नहीं तो एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है मान लो RG। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल शॉर्ट में बता देते हैं। गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जो दोनों डायरेक्शन में करंट मेज़र कर सकता है। दोनों डायरेक्शन मेज़र कर सकता है मीन्स अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो भी ये करंट मेज़र कर सकता है। जो एमीटर तुमने पढ़ा होगा 10 क्लास में, एमीटर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में करंट मेज़र कर सकता है। अगर पोलैरिटी ऑफ सेल चेंज कर दें तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा करंट को। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा ये आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए समझ लो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा है, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया गया। तो ये एक जो सर्किट बना है, ऐसे चार रजिस्टर होंगे रोम्बस टाइप के शेप में। ज़रूरी नहीं रोम्बस टाइप के शेप में ही लगाए जाएँ, ये अभी समझने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इस तरह से एक डायगनल में सेल जोड़ना है और दूसरे डायगनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की खास बात क्या होती है? व्हीट स्टोन ब्रिज की खास बात है उसकी बैलेंस कंडीशन। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, ये इस इम्पॉर्टेंट बात है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, कब ये बैलेंस होगा? ठीक है, तो इसको बैलेंस्ड कब कहा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड तब कहा जाता है जब B पॉइंट और D पॉइंट, इन पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। B पर पोटेंशियल है मान लो VB, और D पर पोटेंशियल है मान लो VD। ठीक है, जब VB और VD दोनों सेम हो जाते हैं तब इस नेटवर्क को, व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कहा जाता है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? VB इक्वल टू VD होगा। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पॉइंट D इज सेम। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, ये जो डायगनल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, इस डायगनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाए, और यू कैन से VB माइनस VD इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे भी कह सकते हैं, तो भी इसको बैलेंस कहा जाएगा। VB माइनस VD इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो VB माइनस VD इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो भी बैलेंस कहा जाएगा। VB इक्वल टू VD हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, तो इसको बैलेंस कहा जाएगा। तो अब ज़रा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं कि अगर B और D के बीच में पोटेंशियल अगर हो जाए ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो जैसा इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी पढ़ा था और पहले भी जानते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्यों चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमें करंट फ्लो मिलता है। जैसे कि पानी का फ्लो अगर हमें कराना है तो हमें उसमें लेवल में डिफरेंस चाहिए, हाई लेवल टू लो लेवल वाटर जाता है। उसी तरह से
पोटेंशियल में जब डिफरेंस होगा, यस आंसर करेक्ट है, नो करंट विल फ्लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ नहीं होता है वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि इस ब्रांच में, BD ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, IG विल बी ज़ीरो। इस ब्रांच में IG मीन्स करंट इन गैल्वेनोमीटर, IG विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो इस ब्रांच में जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैलकुलेट करते हैं, तो जिस ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं रहा है उस रेजिस्टेंस का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रहता है। लेकिन वो हम कब कहेंगे, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये उसकी बैलेंस कंडीशन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई अगर ये सोचता हो कि जब बैलेंस होगा तभी हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, तो ये ऐसा सोचना गलत होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है बट वो हमेशा बैलेंस्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बैलेंस्ड होता है, कभी कभी बैलेंस्ड नहीं भी होता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड जब होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम पहचानेंगे कैसे, अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें दिखाई दे जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो है। अगर इसको इस तरह से बना दें, यहाँ पे हम पॉइंटर बना दें इसका, तो नो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे बीच में ज़ीरो होता है, इस तरफ करंट के मार्किंग होते हैं और इस तरफ करंट के मार्किंग होते हैं। तो अगर ज़ीरो पर है गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई करंट पास नहीं हो रहा। ये हमें देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये थोड़ा ही दिखाई देगा कि B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है और D पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए अगर यहाँ पे तुम लगा दोगे वोल्ट मीटर तो दिखाई देगा कि ज़ीरो पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखेगा कि B पॉइंट पे ज़ीरो B और D पे पोटेंशियल बराबर हो गया, ऐसा तो नहीं दिखेगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, गैल्वेनोमीटर में हमें ज़ीरो करंट दिखाई देगा। तो जब ज़ीरो करंट दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि VB और VD का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, यानी VB इक्वल टू VD है, यानी कि बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन आ गई। अगर तुमसे ऐसा कहा जाए कि इस तरह से रजिस्टर्स को अरेंज करो कि बैलेंस कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो रजिस्टर्स को अरेंज करने से बैलेंस कंडीशन क्यों होगा, ये भी एक समझने की बात है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, VB और VD बराबर हो जाएं, यानी यहाँ से जो हमें वोल्टेज मिल रहा था, इस सेल से जो वोल्टेज मिल रहा था A और C के बीच में, ठीक है, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कोई आंसर कर सकता है। A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा, चाहे ये दोनों पोटेंशियल बराबर हों या ना हो, बट A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी फिक्स। हाउ मच, देखो A और C को कहाँ कनेक्ट किया गया है, इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, यानी इस सेल का जो EMF होगा, EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस सेल का EMF है जो यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो B और D पर ये जो पोटेंशियल की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, देखो जब A से B तक यहाँ पर करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर R1 में, यहाँ करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर R2 में, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ठीक है। ड्रॉप होगा मीन्स यहाँ जो पोटेंशियल सेल दे रहा है A पॉइंट पर पोटेंशियल है सपोज VA, ठीक है। तो VA जो पोटेंशियल है वो यहाँ रेजिस्टर में जब करंट फ्लो होगा उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हो जाए कि VB और VD दोनों बराबर हो जाएं, तब ये कंडीशन यानी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब है कि VB और VD की वैल्यू इन रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, R1 और R2 पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बैलेंस कंडीशन हमें लाना है तो उसमें ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं नेटवर्क में, इनका भी रोल है, ठीक। तो बैलेंस कंडीशन को अभी हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, करंट के टर्म्स में। अब इसको हम अगर रजिस्टर्स के टर्म्स में, ये जो नेटवर्क में रजिस्टर्स लगे हैं R1, R2, R3, अगर इनके टर्म्स में हमें बैलेंस कंडीशन को बताना है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि बैलेंस कंडीशन को रजिस्टर्स के टर्म्स में बताया जाए। अभी तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आता है, पहले आता था 2 मार्क्स क्वेश्चन, बट अभी इसका एप्लीकेशन आएगा बैलेंस कंडीशन का, ठीक है।
तो रेजिस्टर्स के टर्म्स में बैलेंस कंडीशन कैसे डिराइव करेंगे वो देखते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि बैलेंस कंडीशन पहले से ही है, ये ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में एडजस्ट किया हुआ है हमारा नेटवर्क। तो इसके लिए करंट डिवीज़न पहले बनाना है। करंट डिवीज़न कैसे बनेगा, जैसे पिछले क्लास में भी पढ़ा था, सेल से सपोज आई करंट, सेल से आई करंट स्टार्ट होता है और ये आई करंट पहुंचता है ए पॉइंट पर। ये आई करंट यहाँ से निकला, ए पॉइंट पर पहुंचा, तो आई करंट का एक पार्ट इधर चला गया, सपोज आई 1 इधर चला गया, और इधर जो बचा उसको हमने लिख दिया आई माइनस I1। ठीक है, देखो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमें कम से कम रखने की कोशिश करना है। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल जितने कम हो गए, नंबर ऑफ़ वेरिएबल इस केस में होते हैं जो अननोन करेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर I में से I1 करंट इधर चला गया तो इधर बच गया कितना, I माइनस I1। और ये I1 करंट जब B पॉइंट पर पहुंचा, ये सबको हटा देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी कंजस्टेड हो रहा है। ओके, तो I1 करंट B पॉइंट पर पहुंचा। अब गैल्वेनोमीटर में मान लो गया IG करंट, तो अब इधर कितना करंट बच जाएगा, इधर कितना करंट बच जाएगा, I1 B पॉइंट पे पहुंचा था, I1 में से IG इधर चला गया, तो इधर क्या बच गया, I1 माइनस IG, करेक्ट। ओके, अब इधर देखते हैं, I माइनस I1 यहाँ से चलकर D पॉइंट पर पहुँचा, ये VD को हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, I माइनस I1 इधर आया D पॉइंट पर। अब देखो D पॉइंट पर क्या हो सकता है, करंट का एक पार्ट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये वाले रास्ते में करंट को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इधर से IG करंट मान लिया है। पिछले क्लास में ये बात बोली गई थी कि एक ही वायर में दो तरफ से करंट नहीं लेना है। तो अगर इधर से हमने IG करंट ले लिया तो अब D पर जो करंट आ रहा है उसका कोई भी पार्ट इस रास्ते में नहीं लेना है। ठीक है, तो इस रास्ते में हम कोई करंट नहीं लेंगे। उधर से जो IG करंट आ रहा था, ये IG करंट, उसी को यहाँ पर लिख देंगे IG। ओके, तो IG करंट इधर से आया, I माइनस I1 इधर से आया, तो जब दोनों इधर जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर से D पॉइंट से I माइनस I1 प्लस IG इस तरफ गया, C पॉइंट पे पहुंचा, और इधर से I माइनस IG इस पॉइंट पे पहुंचा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे और फिर C पॉइंट से आगे जाएंगे। कितना जाएगा करंट, इधर से आया I1 माइनस IG और इधर से आया I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट आया। इन दोनों करंट्स को ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या आएगा, I1 और माइनस I1 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस IG और प्लस IG सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया, सिर्फ I बच गया। ठीक है, तो यहाँ जो करंट बचा वो है I, और सेल से जितना करंट निकला था I, इधर देखो सब कैलकुलेशन होने के बाद I करंट ही वापस आ गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात बताई गई थी कि सेल से जितना करंट बाहर निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, उतना ही करंट वापस आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब कैलकुलेशन करके सेम करंट आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट डिवीज़न था वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये करंट डिवीज़न हो गया। अब हमें यूज़ करना है किरचॉफ्स लॉज, ये सबको हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर I करंट आएगा। ओके, अब हम किरचॉफ्स लॉज यूज़ करेंगे और बैलेंस कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर्स डिराइव करेंगे। तो कैसे किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें कई सारे लूप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो 2 लूप से ही हो जाएगा बैलेंस कंडीशन डिराइव करने का काम। तो कौन से लूप ले लें, एक लूप ले लेते हैं ABDA, इन लूप ABDA लूप, और इसमें हम एक अपने से डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे कि कौन से डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है। ज़रूरी नहीं हमेशा क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज को ही लो, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने ये करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो अब लिखा जाए किरचॉफ्स लॉ का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा जाए। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग
इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, इधर देखो R1 में I1 करंट जा रहा है और हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव लिया जाएगा I1 R1। फिर इस लूप में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है RG, ये गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस RG, और इसमें करंट कितना है IG, और ये हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस IG RG, करेक्ट। फिर इसी लूप में आगे बढ़ते हैं, यहाँ और एक रेजिस्टेंस है R2, बट इसमें करंट का डायरेक्शन देखें, हमारा जो अज्यूम्ड डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था, ऐसे जब जाते तो पॉजिटिव होता, बट R2 में देखो करंट उस तरफ से आ रहा है, हमने इधर वाले को पॉजिटिव माना था, ऐसे पॉजिटिव माना था, बट इसमें करंट उल्टा आ रहा है, तो इस करंट को I माइनस I1 को नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव लिया, क्या आ गया, I माइनस I1 इंटू R2, तो ये हो गया सिग्मा IR, ये हो गया सिग्मा IR इस लूप के लिए। और इक्वल टू क्या होता है सेकंड लॉ में, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा EMF। तो इस लूप में देखें एक भी EMF नहीं है, एक भी सेल नहीं लगा हुआ है इस लूप में, तो सिग्मा EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई लूप ABDA के लिए। सिमिलरली इस लूप के लिए इक्वेशन बना लेते हैं BCDB के लिए, इन लूप BCDB लूप के लिए भी इक्वेशन बनाते हैं। तो BCDB लूप के लिए इक्वेशन बनाया, इसी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज को इसमें भी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो I1 माइनस IG हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो I1 माइनस IG इंटू R3। फिर इधर आते हैं R4 में, तो इसमें जो करंट है वो हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है, इसलिए इसको हम लेंगे नेगेटिव, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है R4, क्लियर। और इस लूप में एक रेजिस्टेंस है RG का जो करंट है इस लूप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर और एक टर्म आएगा माइनस IG RG इक्वल टू सिग्मा EMF, इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो सिग्मा EMF हो जाएगा 0। तो ये दो इक्वेशंस हमने बना लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें बोलना है कि इफ़ द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, इफ़ द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या होना चाहिए, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो IG होना चाहिए 0, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, तो IG अगर 0 होगा तो इन दोनों इक्वेशंस में 1 और 2 में, इनमें हम IG को 0 कर देंगे, ठीक है। तो IG को 0 कर देने से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फिर देखो यहाँ पर IG 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट गायब ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 R1 माइनस, यहाँ पर लिख दिया जाए माइनस I माइनस I1 R2, I माइनस I1 R2, ये हमारा इक्वेशन 1 मॉडिफाई हो गया और इसको अब हम लिख देंगे इक्वेशन 3। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी IG को 0 कर देंगे क्योंकि बैलेंस कंडीशन में IG 0 होता है, तो यहाँ पर IG 0 हो गया और यहाँ पर IG 0 हो गया, यहाँ भी IG 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा I1 R3 माइनस I माइनस I1 R4, ये हमारा इक्वेशन 2 मॉडिफाई होकर इक्वेशन 4 बन गया, ठीक है। अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दिया जाए। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए बैलेंस कंडीशन के लिए। अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, इनको और सॉल्व करेंगे तो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। देखो इक्वेशन 3 को हमने लिखा फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 को लिखा है ऐसे, I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 R2, और फ्रॉम 4
4 को लिखा I1R3 इक्वल टू I माइनस I1R4, ठीक है। तो इसको चाहे तो 5 नंबर, इसको 6 नंबर दे सकते हैं। और अब अगर 5 इक्वेशन को 6 नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो LHS में LHS डिवाइड हो जाएगा, RHS में RHS डिवाइड हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तो ये जो आ गया है इसको कहा जाएगा बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। R1, R2, R3, R4 रेजिस्टर्स के टर्म्स में आ गया। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखें, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। R1/R2 कर दें, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा डायग्राम को देखें, डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो गए हैं, जो जिनका काम हो गया उनको वापस भेज देते हैं। तो ये सब करंट वरेंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम जहाँ से आए थे वहीं भेज देते हैं। तो यहाँ पर था R1, इसको नहीं भेजना है, और इन सब को हटा देते हैं। ये सब की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो, तो अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था, उसका रेजिस्टेंस था Rg, ठीक है। अब ज़रा इस इक्वेशन को डायग्राम से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब डायग्राम में देखें, R1 कहाँ है, यहाँ है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि जिस डायगोनल में करंट नहीं जा रहा था, यानी कि BD डायगोनल, उसके लेफ़्ट साइड वाले रेजिस्टर्स का रेशियो होना चाहिए राइट साइड वाले रेजिस्टर्स के रेशियो के बराबर। देखो यही तो है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो इस डायगोनल के जिसमें करंट नहीं जा रहा था, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, उसके लेफ़्ट साइड में जो रेजिस्टेंसेज हैं उनका रेशियो R1/R2 इक्वल टू राइट साइड में जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेशियो R3/R4 होना चाहिए। तब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहा जाएगा। और अगर इस वाली फॉर्म में देखते हैं इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस डायगोनल में सेल लगा हुआ है, जिस डायगोनल में सेल लगा हुआ है, उसके एक तरफ रेजिस्टर्स का रेशियो इक्वल टू दूसरे तरफ रेजिस्टर्स का रेशियो, यानी R1/R3 इक्वल टू R3/R4। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से कहो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका बैलेंस कंडीशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए काम आता है। कई बार इस तरह से अरेंजमेंट होता है रेजिस्टर्स का कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और जब बैलेंस हो जाता है तो ये जो डायगोनल है इसमें करंट जाती ही नहीं। तो जिस रास्ते में करंट नहीं जाती है उसके रेजिस्टेंस से भी हमें कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना रेजिस्टेंस है। जब उस रास्ते में जाना ही नहीं है तो उस रास्ते में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उस ब्रांच को हटा देते हैं मीन्स उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको काउंटिंग में लेते ही नहीं है, तो हमारा काम ईजी हो जाता है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए एक सर्किट बनाते हैं, या अपने NCERT बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे बहुत से एग्जांपल। तो सपोज़ हमने एक ऐसा नेटवर्क ले लिया, उसी डिज़ाइन का बना लेते हैं जैसा अभी देखा था थ्योरी में, एक रोम्बस शेप का A, B, C और D। इधर हमने सेल लगा दिया, और यहाँ पर मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जैसे था Rg, वैसे ही मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। तो ये रेजिस्टर है सपोज 10 ओम का, और ये है 20 ओम का, और इधर है मान लो 30 ओम, और इधर है मान लो 60 ओम, और इधर भी है मान लो 15 ओम। तो ये एक सर्किट बना लिया हमने, एक नेटवर्क। तो पहले में ये चेक करना होता है ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है या नहीं कैसे मालूम चलेगा,
बी डी डायगनल के लेफ्ट साइड में जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेशियो और राइट साइड में जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेशियो। तो इस तरफ जो रेजिस्टर्स हैं वो है 10 और 30 और इस तरफ जो रेजिस्टर्स हैं वो हैं 20 और 60। तो अगर रेशियो देखेंगे तो इधर आएगा 1/3 और इधर भी आएगा 1/3। इसका मतलब ये वाला जो डायगनल है बी डी डायगनल ये यूज़लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड हो गया, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड हो जाने से क्या होगा, बी और डी पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी बी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। 15 ओम वाला यूज़लेस हो जाएगा। तो इसको हम लगा रखें या हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटा देने से ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, यहाँ लगाएं या ना लगाएं उसमें करंट तो जाएगा ही नहीं। तो इसको हटा देने से फ़ायदा क्या होगा, इसको हटा देने से फ़ायदा ये होगा कि अब हमें 10 ओम और 20 ओम सीरीज़ में दिखने चालू हो जाएंगे। इधर से करंट जाएगा और फिर एक ही रास्ता है, तो जब एक ही रास्ता होता है तो होता है सीरीज़, और एक से ज़्यादा रास्ते यानी कि डिवाइड हो रहा हो जहाँ पर करंट तो वहाँ हो जाता है पैरेलल। तो यहाँ तो डिवीज़न हो नहीं रहा, एक ही रास्ता है, यानी 10 और 20 हो जाएंगे सीरीज़ में, 30 और 60 हो जाएंगे सीरीज़ में। तो इधर ए बी सी इस रास्ते में करंट हो जाए इस रास्ते में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 + 20 30, और इधर हो जाएगा 30 + 60 90। तो हमारा ये फिर नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का होता कि देखने में तो लगता कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो या नहीं हो वो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ता है। मान लो कि ऐसे कोई बना देता सर्किट, ऐसे बना दिया, मान लो 10 ओम उधर था और इधर 5 ओम कर दिया, और इन रेजिस्टर्स को कर दिया ऐसे 5 ओम और 10 ओम, और यहाँ पे मान लिया लगा दिया 2 ओम। ठीक है, तो अब अगर जल्दबाजी की, हड़बड़ी कर दी, तो ऐसा लगेगा कि ये बैलेंस्ड है, 10-5 इधर भी 10-5। ठीक है, तो अगर जल्दबाजी करी और ध्यान से नहीं देखा तो फिर हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें भले ही रजिस्टर्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 10-5 इधर भी 5-10, तो लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। बिकॉज अगर हम इस ब्रांच के इधर देखेंगे लेफ़्ट साइड में तो रेशियो आएगा 10/5, और इधर अगर देखेंगे तो आएगा 5/10, यानी कि इधर 2 आएगा और इधर आएगा 1/2। तो क्या 2 और 1/2 बराबर हैं? नहीं है, नॉट इक्वल टू। इधर का जो रेशियो है वो इधर के रेशियो के बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, बट ब्रिज इज़ नॉट बैलेंस्ड, ब्रिज इज़ नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो जब बैलेंस्ड नहीं है तो इसका मतलब इस वाले ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट ज़रूर जाएगा, और जब इसमें करंट जा रहा है तो इसके रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे बैलेंस वाले केस में हमने इसको हटा दिया था, इसको पूरी तरह उड़ा दिया, क्योंकि उधर करंट जाता ही नहीं है तो उसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होगा तो हमें इस ब्रांच को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और फिर कैसे सॉल्व होगा? फिर तो यहाँ पे सीरीज़ पैरेलल समझ में ही नहीं आ रहा, सीरीज़ है कि पैरेलल है। तो उस केस में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है कि हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करें। ये वाला लूप लें ABDA, इस लूप में सॉल्व करें, ये पहला लूप, और ये वाला लूप लें, ठीक है, दूसरा, और तीसरा लूप ये वाला ले सकते हैं ABC, और इधर EMF लगा होगा, इसकी कुछ वैल्यू दी होगी, मान लो 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो एक ये वाला लूप लेंगे। ठीक है, अगर हमने यही लूप ले लिया ABCDA तो क्या हो जाएगा, हमारे तीनों लूप्स में राइट साइड में 0 आ जाएगा। जब सारे लूप्स में 0 ही आ जाएगा राइट साइड में, तो उनसे जो 3 इक्वेशंस बनेंगे, तीनों इक्वेशंस का राइट साइड 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एटलीस्ट एक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें EMF हो, यानी कि राइट साइड में 0 ना आए, तभी हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करना। ठीक, तो NCERT बुक में जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है 3.8 सॉल्व्ड क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें तुम्हें चेक करना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक करना है बैलेंस है या नहीं, और फिर इसको देखना है।
और इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा होगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। इनफैक्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के और कुछ एक्सरसाइज दिए होंगे, एक्सरसाइज में भी, ये तो सॉल्व में था 3.8, एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो 3.9 ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का है। बट फिर से वही बात है, पहले ये चेक कर लेना होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो है बट बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्लास को अभी बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मीटर ब्रिज डिस्कस किया जाएगा, तो उसको मिस नहीं करेंगे, बिकॉज मीटर ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर। ओके।